नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। बाड़ेबंदी का श्री गणेश हो गया है। विधायकों से भरी बस उदयपुर पहुंचने के लिए रास्ते पर दौड़ रही है और सियासत भी साथ में दौड़ रही है। लेकिन सवाल यह कि अगर एकजुटता ही जीत का मूल मंत्र है तो क्या एकजुटता सच में बनी हुई है? क्योंकि बसपा से कांग्रेस में आए नेता यहां तक कह रहे हैं कि कांग्रेस में होते तो कभी उनको टिकट नहीं मिलता और उनकी वजह से 2 बार कांग्रेस की सरकार बची है। तो ये भी कह रहे हैं कि कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे। लेकिन दूसरी तरफ हर कोई विक्ट्री साइन भी दिखा रहा है और जता रहा है कि वो साथ है, प्रशिक्षण में भी, बाड़ेबंदी में भी और 10 जून को वोटिंग में भी। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या एकजुटता अटूट है या फिर दिखने लगी टूट है। क्या जीत का अंतिम हथियार बाड़ेबंदी कर दे सरकार? क्या वाकई में बाड़ेबंदी ही जीत दिलाएगी? इस मुद्दे पर बात करने के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारीक जी, आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र शास्त्री जी और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। आरसी चौधरी जी, चर्चा आपके साथ शुरू। सर, बाड़ेबंदी जरूरी है या मजबूरी है? विजेंद्र जी, निश्चित रूप से जो भी कोई लोकतंत्र की रक्षा के लिए कोई कदम उठाना हो उसका अपना अपना शब्द हो सकता है, लेकिन हमें लगता है कि ये निश्चित रूप से बेहद और महत्वपूर्ण जरूरी है जी। 2014 के अंदर जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, जहां पे राज्यों की जनता ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिया, वहां पे वो चाहे केंद्रीय एजेंसियां हो, चाहे धन का दुरुपयोग हो, उसके द्वारा चुनी हुई सरकारों को उन्होंने गिराया है। मध्य प्रदेश हो, गोवा हो, अरुणाचल हो, तमाम जो राज्यों की एक लंबी श्रृंखला है, इस प्रकार के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनाती रहती है। राजस्थान के अंदर भी सरकार को अपदस्थ करने का प्रयास किया गया। तमाम जो विपक्षी दल, ना सिर्फ कांग्रेस, किसी भी राज्य के अंदर कोई भी जो विपक्षी दल के तौर पे है, जहां पे चुनाव आते हैं वहां पे उनकी जो केंद्रीय एजेंसियां कार्यकर्ता के तौर पे काम करने लग जाती हैं। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, जो इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो एजेंसियां बनाई थी वो केंद्र की सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। आज राजस्थान के अंदर 2 विधायक अगर वो एजेंसियां काम करना चाहेंगे तो बाड़ेबंदी उनको काम करने से रोक थोड़ी ना लेगी। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, जो राजस्थान के अंदर 2 विधायकों को जहां पे उन्होंने प्रयास किया, एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ने का प्रयास करेंगे, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से संबल मिलता है। हमारे विधायक जब एक साथ रहेंगे, आपस में चर्चा करेंगे, लड़ने का रास्ता निकलेगा और इन एजेंसियों को करारा जवाब देने का और लोकतंत्र के हत्यारों को जब 10 तारीख आएगी तब यहां से जनता के जनादेश जो दिया है उसके द्वारा 3 राज्यसभा के सांसद कांग्रेस और उसके समर्थित निर्दलीय विधायकों के द्वारा जाएंगे तो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता के सम्मान की रक्षा कर दौड़ रही है। बाड़ेबंदी के लिए जो बस उदयपुर की तरफ इस वक्त रास्ते में दौड़ रही है, उसमें कितने विधायक हैं? विजेंद्र जी, उस बस के अंदर कितने विधायक हैं और कहां कितने विधायक हैं? हमने 2 दिन का शिविर था, यहां पे हमारे विधायक खुले में थे। आज भी हमने, हमारे मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों को, आपके मीडिया के साथ में लोग चर्चा कर रहे थे हमारे विधायकों की, और इन चीजों को लेकर कहीं पे कोई संग सकुबा नहीं है। लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री ने, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने, एक निर्वहन जो होना चाहिए, एक गार्जियन की जो भूमिका होनी चाहिए, पायलट साहब ने, सबने तय किया कि क्यों नहीं हम एक साथ उठें, एक साथ बैठे, जिससे तमाम जो चुनाव का एक दौर होता है उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता बढ़ जाती है, इन एजेंसियों को हथियार बना देती है, तो इन हथियारों का हम मिलकर और डट के सामना करेंगे। तो जो उठक बैठक एकता के साथ चल रही है, मैं यही तो पूछ रहा हूं, कितने विधायक आज उदयपुर रात तक पहुंच जाएंगे? ये कोई भी तथ्य, कहां पे कितनी चीजें हो सकती है, कौन कहां पे है, कितने तमाम सब चीजें हैं। जरूरी नहीं कि इस चैनल के ऊपर बैठ के उन तमाम चीजों को खोला जाए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि हमारे जो विधायक, बाड़ेबंदी तो सबकी करी जाएगी ना सर? मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो नेता हैं, जो लोकतंत्र के हत्यारे हैं, वो राजस्थान की 7.5 करोड़ जनता का जो सम्मान है उसको बचाने के लिए हर प्रयास। सर, मैं भी मान रहा हूं कि वर्तमान स्थिति में हो सकता है कि बाड़ेबंदी जरूरी हो, क्योंकि आंकड़ों का गणित है। मैं सवाल ये कर रहा हूं, क्या बाड़ेबंदी ऐसा तो नहीं है कि उन नेताओं की जा रही हो जिनकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन और बाकियों को कहा हो हाँ ठीक है आप कल आइए परसों आइए? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस के जो 108 विधायक हैं निश्चित रूप से एक सूत्र के अंदर, एक धागे में बंधे हुए वो तैयार हैं। जो निर्दलीय विधायक है उन्होंने 3 बार 5 बार राजस्थान के अंदर
मुख्यमंत्री के साथ में, पार्टी के नेतृत्व के साथ में वो सदैव खड़े होके और आए हैं। और उन्होंने कहा हमने भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में राजस्थान की जनता ने हमें जिता के भेजा था। 163 भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अहंकारी सरकार थी। अमित शाह कहते थे 180 सीट अंगद का पांव राजस्थान में पुनः सरकार बनाएंगे। उस अहंकार को तोड़ा इस राजस्थान की जनता ने, उन्होंने हमें जनादेश दिया। 5 विधायक, मैं जिक्र करता हूं सर, 5 विधायक एक साथ खड़े होकर आरसी चौधरी जी, 5 विधायक जो कि बसपा से कांग्रेस में आए, आज वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में होते तो हमें तो टिकट ही नहीं मिलता। दूसरे कहते हैं कि कभी पहाड़ के नीचे ऊंट, कभी ऊंट के नीचे पहाड़। तीसरे कह रहे हैं कि हमारी वजह से, बार बार कह रहे हैं हमारी वजह से 2 बार सरकार बची है और वो बाड़ेबंदी के लिए गए नहीं अभी तक। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं कोई भी जो तमाम जो परिस्थितियां होती है, उस परिस्थितियों के अंदर हर व्यक्ति अपनी जो महती भूमिका निभाता है। निश्चित रूप से जब भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा प्रयास करने का किया, चाहे मध्य प्रदेश में उन्होंने सरकार हमारी गिराई, गोवा में जहां सबसे बड़ी पार्टी थी वहां पे सरकार गिराई, तब वो विधायक खड़े थे, तब उनका जो मनोबल को कहीं न कहीं बढ़ाने का उन्होंने काम किया। अच्छा, वो मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूं ना, वो कब तक उदयपुर पहुंच जाएंगे? ये राजस्थान के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी हो, उदयपुर कब पहुंचेंगे? उदयपुर कोई बाड़ेबंदी तो उदयपुर में की जा रही है ना किसी भी जगह पे एक साथ है, वो एक साथ तो उदयपुर में की जा रही है नहीं, वो एक साथ है विजेंद्र जी, वो एक साथ है, राजस्थान के अंदर है। उदयपुर राजस्थान का हिस्सा है, अजमेर भी राजस्थान का हिस्सा है। तो फिर तो छोड़ देते सबको, उदयपुर फिर एक जगह क्यों ले जाना? फिर तो सब अपनी अपनी जगह पर थे ही। अरे विजेंद्र जी, मत करो, साथ हैं, एक साथ हैं, चाहे अजमेर में साथ हो, चाहे उदयपुर में साथ हो। अच्छा। अगर आपको लगता है कि जिलों की नगरी गर्मी है, कह रहे थे कि हम 5 एक साथ हैं, वो ये नहीं कह रहे थे कि 126 हम एक साथ हैं, वो कह रहे थे दरअसल कि हम 5 एक साथ हैं। वापस मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पारिक जी, 125 मनीष पारिक जी, बीजेपी कब से बाड़ेबंदी करने वाली है? मैं तो समझता हूं कि बीजेपी को बाड़ेबंदी की जरूरत ही नहीं है। ये तो आप ये देख रहे हैं, 3 कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारे और बीजेपी ने 1 कैंडिडेट उतारा है, हम जीत रहे हैं। जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पर एक पत्रकार हैं, जो मीडिया के एजेंसी के हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो लोग हैं, विधायक हैं, उनको वोट करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको ऑथेंटिक तौर पे कह दिया है कि हमारे सब विधायक उनको वोट करेंगे। तो जो और लोग हैं, चूंकि इनकी बहुमत की सरकार नहीं थी और आपने देखा ये 92 जीते थे। नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं बीजेपी क्यों सपोर्ट करेगी? क्या आइडियोलॉजी मैच करती है? जी, ये बात मैंने कहा कि उन्होंने इच्छा जाहिर करी कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। पहले भी वो राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और उनका कार्यकाल अच्छा कार्यकाल रहा है और उन्होंने अच्छी भूमिका निभाई है, पॉजिटिव। तो वो राजस्थान से मैं 2 उदाहरण देता हूं सर। मनीष पारिक जी बीजेपी ऑफिस से जब वो निकले, उन्होंने कहा कि राजस्थान बहुत प्यारा प्रदेश है, यहाँ थाने बहुत दूर दूर हैं क्योंकि अपराध ही नहीं घटता, और आप ये कहते हैं कि सरकार में अपराध चरम पर है। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं हुआ? और आप कह रहे हैं हम सपोर्ट कर रहे हैं, वो तो वही बता सकते हैं। लेकिन मैं तो ये बीजेपी ऑफिस के बाहर ही उन्होंने बयान दिया था। मैंने कहा कि ये तो वही बता सकते हैं उन्होंने क्यों कहा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी की बाड़ाबंदी हो रही है, पहले इन्होंने दही बड़े जैसलमेर में खाए थे, अब उदयपुर में खाएंगे। तो जनता पूछ रही है कि 4 दिन की जिंदगी है, जा रहे हैं दिन, 2 गए तेरे मिलने से पहले 2 गए तेरे। बाड़ेबंदी की थी, वसुंधरा राजे जी ने कहा था 1 प्रत्याशी आपका जीत सकता है। कितनी बार बाड़ेबंदी क्यों की थी? इन्हें पूछे ना ये। और घनश्याम तिवारी जी और ये पत्रकार जी दोनों वसुंधरा जी से आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं, दोनों वसुंधरा जी से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये सारे जैसलमेर चले लगता है कि इस ताले की चाबी जो 1 सीट है उसकी भी वसुंधरा जी के पास में। बीजेपी को अगर 1 सीट भी जितानी होगी तो रास्ता सबसे बड़ी बात है 13 नंबर कोठी से होकर निकलेगा, वसुंधरा राजे जी के निवास से होकर निकलेगा, क्योंकि दोनों नेताओं ने कहा कि हमने वसुंधरा राजे जी से आशीर्वाद लेके आए। अब किसके साथ में होगा ये तय करना होगा। लेकिन आज तो सवाल ये है कि राज्यसभा कौन जाएगा? ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बाड़ेबंदी हो रही है, मिथिलेश जैमिनी जी, हम ये तो मान ही सकते हैं सर, वर्तमान सियासत के अंदर अब ये मजबूरी भी और जरूरी भी है अपने नेताओं को साथ में रखना। लेकिन क्या आज के दौर में बाड़ेबंदी जिस तरीके से की जा रही है, ये कंफर्म हो सकता है कि हाँ, जो बाड़े के अंदर है वो एक है, चाहे वो बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो? देखिए, बाड़ेबंदी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जो राज्यसभा के चुनाव है उसमें निर्दलीय विधायक को आजादी है, क्योंकि वो अपना लिफाफे में बंद वोट डालेगा, वो किसी को किसी वेब में नहीं आता, वो किसी को दिखाएगा नहीं। दूसरा, ये डेमोक्रेसी के साथ बहुत बड़ा मजाक है, ये एक रॉन्ग कन्फाइनमेंट है कि आप जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर अविश्वास करें। उनकी बस विजयनगर क्रॉस कर गई है, भीलवाड़ा में उन्हें रामलाल जाट अभी डिनर देने वाले हैं शानदार। ये कौन सी चल रही है? जब राजस्थान में 11 लाख श्रमिकों को, मनरेगा को बेरोजगार कर दिया है, जब उनके चुने हुए जनप्रतिनिधि 5 स्टार होटल में मौज उड़ाएंगे तो अगले चुनाव में वो क्या जाके मुंह दिखाएंगे? ये एक बहुत गलत। अभी ईडी और सीबीआई की बात कर रहे थे, मैं कहता हूं हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 482 है
तो आप जाके क्वेस कराइए ना। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हुए हैं दिल्ली में, तो 2017 का मामला था। अगर वो निर्दोष थे तो 482 में रोज जाते हैं जो एफआईआर क्वेस कराने के लिए। अगर कांग्रेस के विधायकों के खिलाफ कुछ हो रहा है तो वो क्यों नहीं जाते 482 में। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राजनेता हैं और जो ब्यूरोक्रेट हैं, जैसा भीलवाड़ा के कलेक्टर ने कहा कि गलत आदमी को पेश कर दिया, आज ही अखबारों में पेश हुआ। ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि प्रधानमंत्री को एक कलेक्टर, लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए जरूरी नहीं मिथिलेश जामिनी जी, अगर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है उसको रोका जाए, बाड़ेबंदी के जरिए ही अगर रुक रही है तो हॉर्स ट्रेडिंग रुकनी चाहिए। देखिए, हॉर्स ट्रेडिंग कभी नहीं रुकेगी, बार्गेनिंग कैपेसिटी होती है। जो एमएलए बनता है वो 2 लाख लोगों को मूर्ख बना के एमएलए बनता है। ये जनता तो द्रौपदी है, इसका चाहे कांग्रेस चीरहरण करे चाहे बीजेपी चीरहरण करे, कोई भी वादे दिखाए जीत जाएंगे। ये कोई भी एमएलए ऐसा शरीफ नहीं है कि अगर कांग्रेस के साथ रहेंगे तो वो अपना 2-4 काम नहीं कराएंगे। उनको पता है ये सही टाइम है लोहे की चोट करने के लिए, सब फाइल ले लेके जाएंगे। पहले भी यही हुआ था बाड़ेबंदी, चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हो चाहे बीजेपी का हो। वो राजनेता है, वो कोई सन्यासी नहीं है कि वो आरती उतारने के लिए जाएगा सुबह और भगवान से मांगे। अगर उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी नहीं होगी तो मांग नहीं पाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी का विधानसभा में अभी दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, लेकिन वर्तमान सिनेरियो जिस तरीके से चल रहा है, क्या आपको लगता है ये लोकतंत्र के लिए गलत है? बिल्कुल विजेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपने विधायकों और निर्दलीय विधायकों की खरीद फरोख्त के सिलसिले में अब जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब उसी सिलसिले में चल रही है पूरी कहानी। कांग्रेस को डर है कि उनके विधायकों में टूट हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में भी बाड़ेबंदी 2 जगह करेंगे क्या ये, क्योंकि गुटबाजी में बंधे हुए वहाँ पर भी बाड़ेबंदी का खतरा तो है, लेकिन अब वो अलग अलग बाड़ा है। तो और कांग्रेस का तो हमारे सामने ही है। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि एक डेमोक्रेटिकली चुन करके आए हुए जनप्रतिनिधियों की बोली लगाई जा रही है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी बोली लगाने वालों को आगे कर रही है। और कांग्रेस जो है बिकने के लिए तैयार है, कांग्रेस के अंदर बिकने के लिए लोग तैयार हैं। अभी जो मध्य प्रदेश की और तमाम राज्यों की बात कही गई, वहां पर कौन बिके? वहां कांग्रेस ही बिके और भारतीय जनता पार्टी ने खरीदे। तो ये दोनों ही तरफ से ये जो भ्रष्टाचार का पूरा पैसा है, देवेंद्र शास्त्री जी, ये अफसोस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए बोली नहीं लग रही, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बर्बाद किया जा रहा है, मैं ये मानता हूं। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या ये अफसोस हो रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए अभी बोली नहीं लग रही है? आम आदमी पार्टी के नेताओं की बहुत बोलियां लगाई गई, लेकिन आम आदमी पार्टी के कोई विधायक बिकते नहीं है। और आम आदमी पार्टी के पास मेजोरिटी इतनी होती है कि किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कि वहां उनको अपदस्थ करके दूसरी सरकार बना ले। आप दिल्ली में आ जाइए, आप पंजाब में आ जाइए, कोई सी पार्टी आसपास भी नहीं है, इसलिए वहां पर खरीद फरोख्त का सिलसिला ही नहीं होता है और कोई की हिम्मत ही नहीं। और ये भी पहली बार ही हो रहा है कि 2 ही जगह आपकी सरकार और दोनों जगह के हेल्थ मिनिस्टर जेल के अंदर, दोनों पे कार्रवाई। ये तो आप देखिए कि जो कोई केस नहीं है जिसमें सीबीआई क्लीन चिट दे चुकी, उसको ईडी के थ्रू दोबारा से प्रोसेस किया जा रहा है। ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव के दौरान हिमाचल में हार नजर आ रही है तो उसके प्रभारी को अंदर कर दो। इस तरह से चुनाव जीते जाते हैं। हिमाचल से मशीनरी। जरा बताइए, आपके कर्नल ने अभी कर्नल ने आपके जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा था, उन्होंने कौन सी पार्टी ज्वाइन की है? नहीं, वो उनकी मर्जी है, जो पार्टी छोड़ गया वो किस पार्टी में जाए। बताइए ना, आपका तो प्रदेश अध्यक्ष था, उनको सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा था। कितनी बोली में गए हैं वो? जिसने आम आदमी पार्टी छोड़ दी, देवेंद्र जी कितनी बोली में गए वो? कहीं भी जाए उससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो मैं कह रहा हूं, दूसरों के दामन पर चींटे डालना बहुत आसान है कि कांग्रेस वाले बीजेपी को खरीद रहे हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस को खरीद रहे हैं। आप बताइए ना, कर्नल गोठियाल को कितने में खरीदा बीजेपी ने? बताइए। ये बीजेपी जाने, कर्नल जाने, आम आदमी पार्टी थोड़ी नहीं इसका हिसाब सीएम फेस से ना सर, वो आम आदमी पार्टी सीएम फेस है या नहीं? अरविंद केजरीवाल ने क्या चिल्ला कर नहीं कहा कि हमारे सीएम फेस हैं उत्तराखंड के अंदर? कहा या नहीं कहा? एक वक्त में थे, बाद में आज सर वही तो बाकी पॉलिटिकल पार्टी का जाता है कोई, वही तो देवेंद्र जी बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का सिनेरियो भी होता है। इसलिए दाग लगाने से पहले अंदर खाने झांकिए जरा। मिथिलेश जामिनी जी, कहीं कोई समस्या नहीं है विजेंद्र जी। सर एक सवाल बसपा के विधायकों को लेकर खड़ा हो रहा है जो बसपा से कांग्रेस में आए, क्योंकि विधानसभा से मान लिया गया है कि वो कांग्रेस के हैं। तो मेरा सवाल यह है कि जब वो वोट के लिए जाएंगे तो क्या वो विहिप के दायरे में आएंगे, या फिर ये अंडर ट्रायल है सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो वो उस विहिप के दायरे में नहीं आएंगे? ये कंफ्यूजन है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी वो कंफ्यूजन है, और अगर सुप्रीम कोर्ट में जो रिवीजन पिटीशन लगी हुई है
उसमें ये आ जाता है कि अभी इन्हें अलग नहीं माना गया है, ये अपने बसपा के ही हैं, तो ये बसपा के अंतर्गत आएंगे। और अगर मान लिया है मिला दिया तो ये कांग्रेस के अंतर्गत आएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि राजस्थान में जो पॉलिटिक्स को घुमाने के लिए अशोक गहलोत ने बीजेपी को भी चुनौती दे दी है। उन्होंने आज अचानक जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको एस्कॉर्ट दे दी। इसके पीछे भी कोई गहरा राज है। राजनीति में कोई भी जो कदम उठाया जाता है, और अशोक गहलोत जो 3 बार सीएम रह लिए, बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, उन्होंने बीजेपी को बीजेपी के घर में घुसकर जो एक हल्की सी हवा चल रही थी कि घनश्याम तिवारी उनके धुर विरोधी हैं और उनके समर्थित जो विधायक हैं वो हो सकता है कि जिस पत्रकार की आप बात कर रहे हैं उसको वहां भिजवा दें, और जो धुर विरोधी थी तेरी जागीर नहीं, उस जागीर का बदला ले ले। उस चाल को प्रबल करने के लिए अशोक गहलोत ने एक अपना जो उनका 18 घंटे पॉलिटिक्स, लेकिन वो तो वरीयता में पहले ही रहेंगे ना, वरीयता में पहले तो रहेंगे, बाद में वो। रहेंगे, ये बाद की बातें हैं। जब वोट डालने के बाद क्या होगा, ये बाद की बातें हैं। मिथिलेश जामिनी जी, मैं भी बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूं सर जी। घनश्याम तिवारी के लिए पहले 41 वोट बीजेपी डाले क्योंकि केंद्र से आया है, बाकायदा वो दिखा के वोट डालेंगे, चीजें तो उसमें तो किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए। उसमें नहीं है, लेकिन भाजपा को मानसिक रूप से हराने के लिए अशोक गहलोत ने यह हथियार चलाया है। वो मान पहले सकते हैं बंगला आपकी। खाली नहीं कराया, अब एस्कॉर्ट दे दी। तो बीजेपी जो कह रही थी हम एक मुखी हैं, हमारे 12 मुख्यमंत्री नहीं है, वो पार्लियामेंट बोर्ड भरे। तो अशोक गहलोत बहुत लेकिन तेज पूर्व है। मुख्यमंत्री हैं, अगर उनको एस्कॉर्ट मिल रहा है, देखिए तो उसको राजस्थान में सियासी ऐसी तौर पर परंपरा कैसे नहीं कनेक्ट रही, करना। राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं रही, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रही है। और दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की डेमोक्रेसी में जो बसपा वाली चीज है, बसपा के जो राजेंद्र गुड़ा मंत्री बन गए उसके पहले वो सुभाष गर्ग पर खूब हमले करते रहे कि क्या बहरू जी का चूरमा, खूब उन्होंने अपने जो बातें की, मंत्री बनने के बाद पद नहीं संभाला। तो तमाम चीजें हैं जो बसपा वाले हैं। देखिए निर्दलीय राज्यसभा के चुनाव में ऐसा दूसरा बताइए, क्या जो बाड़ेबंदी उदयपुर में हो रही है वो तीनों सीटों पर जीत दिला देगी? देखिए अशोक गहलोत बहुत तेज है, और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि वो किसी सूरत में हार मानने वाले नहीं। आज उनके पुत्र का जन्मदिन है, उसके बाद भी अपने बेटे को बधाई देने या जश्न मनाने के लिए किसी 5 स्टार होटल में नहीं गए, अपनी पोती के साथ या पुत्रवधू के साथ। उनका एक टारगेट मैंने कभी देखा भी नहीं है ऐसा। नहीं, कि ऐसा कभी नहीं, ऐसा तमाम राजनेता करते हैं, ठीक है, लेकिन 10 सालों में मैंने कभी नहीं देखा इस तरीका। वो कर सकते थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है, तो तमाम ठीक है। आरसी चौधरी जी जो रूठे हुए हैं और जो अभी भी बगावती बयान दे रहे हैं, उनके लिए कोई अलग से ऑफर है कि चलिए साथ आइए वापस से, आपने 2 बार सरकार बचा दी है, बाड़ेबंदी में आइए वापस, सुना जाएगा आपको? विजेंद्र जी, जहाँ पे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, जहाँ पे बोलने की आज़ादी होती है, वहीं पे लोग बोल पाते हैं, वरना तो सब जगह पे जो आप देख रहे हैं हमारे 24 सांसद हैं, कभी भी बोल पाते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के और जो तमाम विधायक हैं, कहाँ वो बोल पाते हैं? जब वो अपनी मंशा से भारतीय जनता पार्टी के नेता के ही बर्थडे भी शुभकामना देने जाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव द्वारा ये कहा जाता है कि वहां पे ना जाया जाए और रोका जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप ये कहें, अंतर है आरसी चौधरी जी, उसमें और इसमें अंतर है, क्योंकि जिनको आप कांग्रेस का विधायक कह रहे हैं वो खुद को आज की तारीख में बसपा का विधायक कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम कांग्रेस में होते तो हमें सीट ही नहीं मिलती। उनको मना लिया जाएगा? मैं ये सवाल कर रहा हूं क्योंकि वो खुद कह रहे हैं, 4 बार कह रहे हैं हमने 2 बार सरकार बचाई, हम वो हैं जिन्होंने सरकार बचाई। विजेंद्र जी, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की बसपा है वो विपक्ष में खड़ी रही, वो जो बसपा के पैनल से जीत के आई, लेकिन तमाम पूरे दल ने जब मर्जर किया और आज विधानसभा की जब आप उस पर देखेंगे, विधानसभा के साइड पे देखेंगे, तो वहां पे बसपा का विधायक नहीं है। इसलिए आज वो भारतीय जनता पार्टी, ये बसपा के विधायक नहीं है, वो कांग्रेस के विधायक हैं। बाड़े में पहुंच जाएंगे, बाड़े में निश्चित रूप से पहुंचेंगे, निश्चित रूप से पहुंचेंगे, जहां पे जिस जगह पे भी निश्चित रूप से पहुंचेंगे। जो बयान दिया कि राजस्थान के मूल के आदमी को नहीं दिया गया है, राजस्थान की जनता का, 8 करोड़ जनता का अपमान हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा जो सचिन पायलट ने कहा कि जो हमने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पर सुनवाई नहीं हुई, ये एक बहुत अहम, जो सचिन पायलट ने जो ट्वीट किया कल बोला है, वो बड़ा अहम सवाल है कि जिन बीजेपी के नेताओं के खिलाफ हम लड़े, जिन पर हमने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनकी जांचें नहीं हुई। तो ये जो कांग्रेस के अंदर जो सचिन पायलट खेमा है वो भी कहीं न कहीं अभी सुखबगार है। तो बस में है, नहीं बस में तो है, पूरा तो बस में बैठा हुआ है बस में तो सचिन पायलट ने कह दिया तीनों जीतेंगे। सचिन पायलट क्योंकि आला कमान के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है, इसलिए सचिन पायलट गुट से इतना खतरा नहीं है। जो बसपा वाले 5 है उन्हें मनाने की कवायद चल रही है। जो ईडी और सीबीआई राजस्थान में एक बार फिर से दिखाई दी है, ऐसी खबरें हैं, क्या उसका रिफ्लेक्शन है कि बसपा के विधायक थोड़े से बदले नजर आ रहे हैं या फिर डील हो गई है? नहीं, ये तो कोई कहा नहीं कि हमारा कुछ हुआ है, ईडी का सम्मन मिला है या कोई कहा है सीबीआई ने हमको बुला लिया है, कोई विधायक नहीं बोला है। अच्छा, डील हो गई क्या? दूसरी बात यह है कि मनीष जो पारिक जी, बातचीत हो गई क्या? कोई बता सकते हैं। मैं तो शब्द इस्तेमाल कर लेता हूं, अंतरात्मा के आधार पर डील हो गई क्या?
नहीं, ये मैं नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूं कि भाजपा का एक कैंडिडेट है और एक कैंडिडेट मीडिया के प्रोमिनेंट आदमी है। तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको मजबूत होना चाहिए। तो जो लोग वोट देंगे, भाजपा अब ने ये उनको कह रहे हैं कि समर्थन दिया है। दूसरे प्रत्याशी हारे या जीते, बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। भाजपा तो उनको वोट देगी, सब लोग जिताएंगे, वो जीतेंगे। जो कि मैंने आपको कहा डिफरेंसेस हैं। पहले स्वीकार कर ली। पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और प्रवक्ता ये कहते थे, रामलाल शर्मा जी जो इनके मुख्य प्रवक्ता हैं और इनके नेता हैं, वो ये कहते थे हम 2 प्रत्याशी लेके आएंगे, तो जनता के आवाज के आधार पे वोट देने देंगे। कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी हमारे 2 कैंडिडेट आएंगे मैदान में। हम कह रहे हैं कांग्रेस 2 ही जीतेगी। आज भारतीय जनता पार्टी ने इस हार को स्वीकार कर लिया कि हम देवेंद्र शास्त्री जी, इस तरह सर से मुझे नहीं प्रोग्राम जीत क्लोज पाएंगे। करना है। देवेंद्र शास्त्री जी, फिर मैं वही बात दोहराऊं कि वर्तमान स्थिति में राजस्थान के राज्यसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान ले कि आपके विधायक होते 2 या 4 होते, आप किसको सपोर्ट करते इन 5 प्रत्याशियों में से? देखिए, आम आदमी पार्टी अब इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब क्या बनता सर, है? भविष्य में देना अब आप पड़ेगा इस देखिए सवाल का कि जवाब, अगर दोनों राजस्थान में तरफ चुनाव लड़ रहे हैं तो। हाँ, हम लोगों ने तो एकदम स्पष्ट कहा है कि दोनों पार्टियों में भी अच्छे लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं। आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, ये सीधी कर लेते, केजरीवाल साहब वहीं से कर लेते, जैसे उद्धव क्या कह रहे हैं देवेंद्र जी, आप किसको आमंत्रित कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी हमेशा ये अच्छे लोगों जी। को आमंत्रित करती है कि वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जी। इस तरह की भ्रष्ट तो बोलिए, ऑर्गेनाइजेशंस को आपने भी कोई छोड़े रेट लिस्ट और आम निकाली आदमी है सर? पार्टी में आए। जैसा आप आरोप दोनों पार्टियों पे लगा रहे हैं, आम आदमी पार्टी की रेट लिस्ट बता दीजिए क्या है हाँ, किस आधार कि किस आधार पे किस-किसको खरीद के अपने अंदर लाया जाएगा, बताइए तो सर। राज्यसभा के अंदर अभी शुक्रिया लगी हमारे हुई साथ है। जुड़ने के लिए। राज्यसभा में- आरसी चौधरी जी आपका भी शुक्रिया, मनीष पारिक जी, देवेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और मिथिलेश जी आपका भी शुक्रिया। वर्तमान सिनेरियो यही है कि बाड़ेबंदी कीजिए, वोटों को सुरक्षित रखिए और जिस दिन वोट पड़ने हैं सीधा उनको वहीं लेकर आइए ताकि कम से कम टूट का अंदेशा रहे और जिसको हम एकजुटता कहते हैं वो एकजुट नजर आ जाए। नमस्कार।